हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ प्रतिभा और आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आर ओ के री एग्ज़ाम के बारे में। जहाँ से हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, अब वहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त क्या था कि भाई महाकुंभ चल रहा था, तो ये था कि अभी कोई डेट आने की उम्मीद है नहीं। लेकिन अब हमें ऐसा लग रहा है कि मई जून तक इसका पेपर ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि बहुत डिले हो चुका है। अब इतना गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि इतना समय लेगी। तो ये जो आज हम लोग टेस्ट करने वाले हैं, ये आर ओ के साथ साथ अगर आप पीसीएस वगैरह की तैयारी करते हैं, आईएएस की करते हैं, तो प्रीलिम्स के हिसाब से ये टेस्ट बेटर है। या ऑल स्टेट में कहीं पे भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए भी ये आपका टेस्ट बेनिफिशियल होगा, आप इसको कर सकते हैं। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। वहाँ आपको इससे संबंधित जो नोट्स है वो मिलेंगे, और आपको क्विज़ेस वगैरह मिलती हैं, क्वेश्चन करने का मौका मिलता है। तो ये सारी सुविधाएं आपको वहाँ मिलती है, तो उस टेलीग्राम लिंक को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि दिखाई दे। अगर आपको ना दिखे ठीक से तो आप अपनी स्क्रीन को जूम कर सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्म में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। जब कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए जहां नहीं दिया हो, तो उसको पहले ही आप हाईलाइट कर दो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम एग्जाम के प्रेशर में इतना रहते हैं कि हमें नहीं और सही में अंतर नहीं समझ में आता, और कई बार क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि होशियार लोग क्वेश्चन नहीं गलत करते, उनका भी गलत हो सकता है, क्योंकि भाई टाइमिंग का भी खेल है, फिर लगता है जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लो, तो इस वजह से थोड़ा गलत भी हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को हाईलाइट कर दोगे, तो वो चीज़ जब भी आप देखोगे तो वो आपके आंखों के सामने रहेगी, तो आपका गलत नहीं होगा। फिलहाल चलिए बात करते हैं ऑप्शन की। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर सामने उत्तर प्रदेश, बनावली हरियाणा, दायमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी राजस्थान। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ अगर हम बात करें, राखीगढ़ी सुमेलित नहीं है, क्योंकि राखीगढ़ी राजस्थान में न होकर ये कहाँ है, हरियाणा के हिसार जिले में है। कहाँ है, हरियाणा के हिसार जिले में है। हिसार जिले में है और घग्गर नदी के किनारे पर है। तो अगर हम बात करें, ये जो आपका है ये भारत का क्या है, सबसे बड़ा स्थल है, और इसकी खोज कब हुई थी, 1969 में सूरज भान ने किया था। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको सही 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 और गलत में अंतर करके क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो यहाँ पे इतनी चीज याद रखिएगा। जो सही सुमेलित नहीं है वो राखीगढ़ी राजस्थान में न होकर हरियाणा के हिसार जिले में है। बाकी दायमाबाद महाराष्ट्र में, बनावली हरियाणा और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ये सब सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है कि गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था। यानी गौतम बुद्ध के समय का जो प्रसिद्ध वैद्य था, जो जीवक, वो किसके दरबार से संबंधित था। ऑप्शन देखते हैं, बिंबसार, चंद्रप्रद्योत, प्रसेनजीत या उदयन। तो जीवक किसके दरबार में था, ये आपको बताना है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है बिंबसार। ठीक है। तो गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध, जिन्होंने एक राजा के पुत्र थे, फिर भी ये सन्यासी बने, गृह त्याग किया। गृह त्याग करने के बाद तपस्या करी, तपस्या के बाद इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। तो ये जो सारी चीजें हैं ये महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है। तो यहाँ अगर हम बात करें, जीवक जो है, ये जो जीवक है ये किसका पुत्र है, ये सलावती नामक गणिका का पुत्र था। और अगर हम बात करें तो इस वंश का अगर हम शासक कहें तो आप जानते हैं बिंबिसार था।
तो अवंती राजा जो चंद्रप्रदोत है, इसका उसके साथ युद्ध हुआ था, इसका उसके साथ क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। लेकिन बाद में मैत्रीपूर्ण संबंध होने के बाद अपने राज्य वैद्य जीवक को इसके चिकित्सा के लिए उन्होंने भेजा था। इतनी चीज बस याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, नैनार कौन थे, हु वेर नैनार, ठीक है। तो नैनार कौन थे, शैव थे, शाक्त थे, वैष्णव थे या सूर्योपासक थे। तो नैनार कौन थे। तो अगर हम राइट आंसर की बात करें तो जो नैनार थे वो शैव थे। क्या थे, शैव थे। अगर हम बात करें इनके द्वारा दक्षिण भारत में शैव धर्म का क्या हुआ था, प्रचार प्रसार हुआ था। और अगर हम बात करें इनकी संख्या की तो 63 है मानी जाती है। जबकि अगर हम अलवार संतों की बात करें तो ये दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया था। अलवार ने किसका किया था, वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया था। और यहाँ अगर हम बात करें तो इनकी संख्या कितनी मानी जाती है, 12 मानी जाती है। तो हो सकता है कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इनका ये भी देखना जरूरी है। अगर हम बात करें इनके पदों का जो संग्रह है वो क्या कहलाता है, दिव्य प्रबंध कहलाता है। क्या कहलाता है, दिव्य प्रबंध कहलाता है, जो वेदों के ही तुल्य माना जाता है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो अलवार संत भक्ति आंदोलन के जन्मदाता भी माने जाते हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है। वर्षों में अगर हम पूछे तो जो शक संवत होता है और जो विक्रम संवत होता है, इसके बीच में कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है, अगर हम बात करें वर्षों की अपेक्षा। 57 ईयर, 78 ईयर, 135, 120। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ अगर हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है 135 वर्ष, यानी 135 वर्ष। तो यहाँ अगर हम बात करें उज्जैन के जो शासक हैं विक्रमादित्य, उज्जैन के जो शासक हैं विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व में विक्रमी संवत चलाया। कौन सा संवत चलाया, विक्रमी संवत चलाया। और अगर हम बात करें कुषाण के शासक कनिष्क, ठीक है, जो कनिष्क हैं इन्होंने 78 ईस्वी संवत चलाया, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे विक्रम और शक संवत जो है, अगर हम देखो यहाँ पे 57 प्लस 70 अगर 8 कर दें तो क्या आएगा 135, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 135। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि दिखाई दे। यस, अब सही है। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, ईसवी सन के पूर्व कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। ईसवी सन के पूर्व की अगर हम बात करें तो कौन से ऐसे शासक थे जिन्होंने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर इन्होंने ध्यान दिया। महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक यानी जिसको सम्राट अशोक कहते हैं, और रुद्रदामन। तो आपको इनमें से बताना है, नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन करें। इनमें से बताना है कौन कौन से उत्तर सही हैं, कौन कौन से ऐसे राजा हैं जिन्होंने जल संसाधन व्यवस्था पर फोकस किया, ध्यान दिया। तो अगर हम बात करें यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 और 3। 2 और 3 का मतलब हो गया चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। ए बी की लिखा है, तो चंद्रगुप्त मौर्य और जो अशोक हैं इन्होंने जो जल संसाधन व्यवस्था है इसमें फोकस किया था। तो इनमें एक तरीके से अगर बात करें तो यहाँ से सुदर्शन झील से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको भी याद रखिएगा। जो सुदर्शन झील है, सुदर्शन झील, इसका जो निर्माण किया था वो सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य।
तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम इसका निर्माण कराया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय गिरनार क्षेत्र का गवर्नर कौन था? तो वो कौन था? पुष्यगुप्त। ठीक है, पुष्यगुप्त वैश्य, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो निर्माण तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, जो सुदर्शनशील है, लेकिन उनका जो पुनर्निर्माण और तथा मरम्मत का कार्य किया तो दो लोगों ने किया, एक तो स्कंदगुप्त और दूसरे कौन थे? रुद्रदामन प्रथम। सॉरी, प्रथम नहीं, रुद्रदामन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा रहता है? रुद्रदामन। तो एक चीज याद रखिएगा कि सुदर्शनशील से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? मौर्य, शुंग, सातवाहन या फिर कुषाण? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यानी किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो यहाँ अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो राइट आंसर है आपका मौर्य। ठीक है, तो जो मौर्य वंशी शासक अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष, ठीक है, राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। और यहीं पे वहाँ वहाँ क्या है? रुमनदेई अभिलेख, रुमनदेई अभिलेख, जो उसका लघु स्तंभ लेख था उसको स्थापित किया था। और उसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो इस स्तंभ है इसमें बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी होने का हमें प्रमाण मिलता है, हमें जानकारी मिलती है। तो क्वेश्चन पूछा जैसे जाता है कि कौन से लघु स्तंभ लेख से आपको बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी का पता चलता है? तो वो है रुमनदेई अभिलेख। कौन सा? रुमनदेई अभिलेख। तो अशोक के बुद्ध की जो जन्मभूमि होने का कारण लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर माफ कर देना है। तो यहाँ पे पहले कर कितना लगता था? 1/6। उन्होंने अशोक ने क्या कर दिया? 1/8 कर दिया। ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित राजाओं में किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो दशरथ, बृहदत्त, खारवेल या हुविस्क? तो कौन से ऐसे राजा थे जिनका झुकाव जैन धर्म के प्रति था? जैन धर्म के आप जानते हैं महावीर स्वामी, ऋषभदेव वगैरह, है ना। तो यहाँ अगर हम बात करें कि कौन सा है राजा, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है खारवेल, ऑप्शन नंबर सी। तो कलिंग का चेदी शासक जो है खारवेल, वो जैन धर्म का अगर हम कहें तो संरक्षक था। उन्होंने जैन साधुओं के निर्वाह के लिए प्रभूत दान दिया। क्या दान दिया? प्रभूत दान दिया। और अगर हम बात करें यहाँ पे उनके निवास के लिए उन्होंने गुहा विहार भी बनवाया, गुहा विहार भी बनवाया। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैन साहित्य में अशोक के जो पौत्र संप्रति को इस मत का संरक्षक बताया गया है। ये भी चीज याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम शाह सरकी या फिर सिकंदर लोदी? किसने किया था जौनपुर नगर की स्थापना? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है फिरोज शाह तुगलक। आप भी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है। तो यहाँ अगर हम बात करें फिरोज शाह तुगलक होगा इसका राइट आंसर। तो तुगलक वंश के ये शासक हैं फिरोज शाह तुगलक। तो इन्होंने जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर किसकी जौनपुर शहर की स्थापना की थी? किसके नाम पर?
मोहम्मद बिन तुगलक, जिनको जौना खां भी कहते हैं, इनके नाम पर इन्होंने जौनपुर शहर की स्थापना की थी। इसके अगर अलावा भी हम बात करें तो फिरोजाबाद हो गया, फतेहाबाद हो गया, हिसार, फिरोजपुर, ये नगर भी उन्होंने बनाए। दीवाने खैरात विभाग बनाया, जो क्या करता है कि गरीब मुसलमान या अगर हम बात करें अनाथों को हेल्प करता है आर्थिक रूप से, है ना। और एक तरीके से हम बात करें तो जो निर्धन मुस्लिम लड़कियां हैं उनकी विवाह की भी व्यवस्था करता है। एक है दीवाने इस्तिहाक, जो गरीब और बूढ़े लोगों की सुरक्षा करता है। तो ऐसी चीजें भी इन्होंने की जिससे दूसरों की हेल्प भी हो सके। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, फिरोज शाह तुगलक ने या फिर इल्तुतमिश ने। तो सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? तो यहाँ अगर हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने की। तो लोक निर्माण की सर्वप्रथम जो स्थापना की वो तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने की। इसने क्या किया? हक ए सर्व, हक ए सर्व द्वारा सिंचाई कर, ठीक है, जो सिंचाई कर था उसको लगाया। साथ ही इसने दीवाने खैरात नामक विभाग तथा रोजगार दफ्तर की स्थापना भी की थी। दीवाने खैरात नामक विभाग और जो रोजगार दफ्तर है उसकी भी स्थापना इन्होंने करवाई थी, फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? कोंकणी, मलयालम, तमिल या फिर तेलुगु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर हम बात करें यहाँ, इसका जो राइट आंसर वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, तेलुगु। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? तेलुगु। तो प्रसिद्ध विजयनगर जो शासक कृष्णदेव राय के समय में तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग था। और अगर हम बात करें, कृष्णदेव राय स्वयं एक विद्वान और कवि भी थे और तेलुगु भाषा में उन्होंने क्या लिखा था? अमुक्त माल्यद। ठीक है, उन्होंने अमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ भी लिखा था। उनके दरबार में अगर हम बात करें, अनेक साहित्यकार को संरक्षण भी मिला, जिनमें से तेलुगु कवि अल्लसानी पेदन्ना राज कवि का नाम आता है। क्या नाम है इनका? याद रखिएगा, अल्लसानी। ठीक है, अल्लसानी पेदन्ना। ठीक है, ये राजकवि हैं, इनका भी नाम आता है। इनके दरबार में तेलुगु के 8, अगर हम बात करें तेलुगु के 8 महान विद्वान थे, जिसे हम अष्ट दिग्गज कहते हैं। क्या कहते हैं? अष्ट दिग्गज कहते हैं। और जो बाबर की एक पुस्तक है जिसका नाम है तुझके बाबरी, इसमें भी आप कृष्णदेव राय के विषय में पढ़ेंगे। बाबर के जो इस पुस्तक में भी कृष्ण राव के मतलब बारे में वर्णन किया गया है। सो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम से व्यवस्थित कीजिए। जजिया कर, यहाँ पे जरिया कर नहीं होगा, क्या होगा? जजिया कर। तो जजिया कर की समाप्ति, इबादत खाना का निर्माण, महजर पर हस्ताक्षर या दीन ए इलाही की स्थापना। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ देखो, अगर हम बात करें थोड़ा सा तो यहाँ पे मैं एक बार ऑप्शन लिख देती हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन मिस हो गया है। तो अगर हम ए की बात करेंगे, ए बहुत बढ़िया लिख रहा है। एक में 1 2 3 4। बी की बात करूँ तो बी का होगा 2 3 4 1। सी की बात करूं तो सी में होगा 1 3 2 4। और ये ऑप्शन नंबर डी 3 4 1 2। अब आपको बताना है इन ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। काफ़ी खिचड़ी हो गया है क्योंकि मेरा पेन ऐसा चलता है कि जिसमें क्लियर लिखते नहीं बनता ना, थोड़ा सा दिक्कत है, आप एडजस्ट कर लीजिए ना। बाकी मैं बोल ही रही हूँ।
अगर हम राइट आंसर की बात करें तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4, यानी लाइन से है 1 2 3 4, ये आपका राइट आंसर है। तो यहाँ अगर हम बात करें जजिया की समाप्ति, इबादत खाना का निर्माण, महजर पर हस्ताक्षर, और चौथा क्या है, दीन ए इलाही की स्थापना। तो जो मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल की एक घटना का क्रम है। तो जो जजिया की समाप्ति है वो कब है, 1564, ठीक है, ईस्वी में हुई। इबादत खाने का निर्माण कब हुआ, 1575 में हुआ, ठीक है। अगर हम बात करें महजर पर हस्ताक्षर, 1579 में हो गया, 9 है ये, ठीक है। और अगर हम बात करें दीन ए इलाही की स्थापना तो 1582 में। तो ये आपका ईयर है। तो इस क्वेश्चन को ज़रूर अपने बुक्स में कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ईयर हमें याद नहीं रहते हैं। तो एक साथ अगर ईयर आपको मिल जा रहा है तो उसको ज़रूर नोट डाउन करना चाहिए। जैसे पिछली बार भी आपने पीसीएस का एग्ज़ाम देखा था, तो उसमें ये जो आपके सन से रिलेटेड क्वेश्चन थे कई सारे थे। तो जिन लोगों को ये सब चीज़ें याद रहती हैं उनका तो पेपर अच्छा गया होगा, जिनको याद नहीं रहता उनको बड़ी मुश्किल हुई होगी। तो अब डिफ़िकल्टीज लेवल बढ़ गई हैं, तो क्या पता अगली बार कैसा पेपर आए। तो इसलिए थोड़ा सा प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से ही करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसी एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। यानी इसमें से कोई ऐसा राजा है जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। फरुखसियर, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय, या शुजाउद्दौला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो सी है, शाह आलम द्वितीय, ये आपका सही उत्तर है। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था, पता है किसी को। बक्सर का युद्ध वैसे सभी को याद होगा, क्योंकि ऐसे युद्ध बार बार पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट भी है। तो ये हुआ था 1764 में, राइट। इसके बाद इलाहाबाद की प्रथम संधि अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय के साथ की थी। और इसके द्वारा अगर हम बात करें, इस संधि द्वारा 12 अगस्त, कब, 12 अगस्त 1765 को 26 लाख, समझ रहे हैं, 26 लाख रुपए वार्षिक राशि के बदले शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दी थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दी थी। तो यहाँ पे जो मुगल सम्राट को वार्षिक पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया गया था, ये चीज हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट को एक सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, किसके सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो किसके प्रयत्नों से प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई मुंबई में, दयाराम गिदुमल, डीके कर्वे, रामाबाई, या महादेव गोविंद रनाडे। इसका आंसर क्या होगा। देखो अगर आप लोग चाहते हो सच में, आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो और आप चाहते हो कि मैं और प्रैक्टिस सेट लेके आऊँ, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि कई बार होता है हम चैनल का नाम भूल जाते हैं। सब्सक्राइब करने से और नोटिफिकेशन बेल ऑन करने से ये होगा, जब भी मेरी वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो ये चीज़ अच्छी होती है, क्योंकि देखो एग्ज़ाम करीब है और मैं लगातार अब कोशिश यही करने वाली हूँ कि मैं आर के लिए प्रैक्टिस से जितनी ज़्यादा हो सके मैं लेके आऊँ, ताकि आपके एग्ज़ाम में हेल्प करे। तो यहाँ पे केवल क्वेश्चन ही नहीं होंगे, एक्सप्लेनेशन भी होंगे। एक्सप्लेनेशन से कई सारे अदर क्वेश्चन भी रेडी हो जाते हैं, तो आपको एग्ज़ाम में ही हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो इस चैनल से जुड़ जाइएगा। तो यहाँ अगर हम बात करें, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डीके कर्वे, ऑप्शन नंबर बी। तो डीके कर्वे फर्ग्यूसन कॉलेज के प्राध्यापक थे
और इन्होंने 1893 में क्या किया, एक विधवा ब्राह्मणी से विवाह किया था, जो मतलब विडो थी। अगर हम बात करें 1899 में पूना में विधवा आश्रम भी स्थापित किया था। कब? 1899 में इन्होंने विधवा आश्रम भी स्थापित किया। और अगर हम बात करें 1906 में, कब? 1906 में इन्होंने क्या किया, प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कहाँ पे की थी? मुंबई में की थी। तो ये कब हुआ था? 1906 में हुआ था। तो इसकी डेट भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ जी, किसके विरुद्ध विरोध प्रशासन के अभिप्राय के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की पदवी त्याग दी? तो जो रविंद्रनाथ टैगोर है उन्होंने अपनी नाइटहुड की पदवी त्याग दी, किसकी वजह से? बंगाल विभाजन, 1910 का प्रेस एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड या फिर नमक कानून? किसके विरोध में उन्होंने अपनी जो नाइटहुड की पदवी थी उनका उन्होंने त्याग कर दिया? तो और ऐसे ही बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपनी अपनी चीजों का त्याग किया था। तो यहाँ अगर हम बात करें रविंद्रनाथ टैगोर की, तो किस कांड की वजह से उन्होंने ये किया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसके विरोध में उन्होंने क्या किया था, जो नाइटहुड की उपाधि थी उसका त्याग कर दिया था। और ये जो जलियांवाला हत्याकांड है ये कब हुआ था? ये हुआ था 13 अप्रैल 1990 में, यानी 1919 में, 13 अप्रैल 1919 के में ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा जो दी गई थी नाइटहुड की उपाधि, उसका उन्होंने उनको वापस कर दिया। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पे, जो शंकरन नायर थे, ठीक है, शंकरन नायर ने भी इस घटना के मतलब विरोध की वजह से जो अपनी वायसराय की कार्यकारिणी से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। तो जो आपका ऑप्शन नंबर, क्योंकि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी जहाँ पे, और जिनकी वजह से गोली चलाई गई थी उनको जाके इंग्लैंड में जाके उनको उपाधि भी प्रदान की गई। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था ये बेवजह ही हुआ और कई सारे लोगों की जान चली गई थी इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, वैसे लॉर्ड कहने लायक है नहीं ये लोग, चेम्सफोर्ड, रीडिंग। अपने सारे इन्होंने अपने आगे लॉर्ड लॉर्ड लगवा के रखा है। सीधा सीधा बोलो, मिंटो, हार्डिंग, चेम्सफोर्ड और रीडिंग। कोई हार्ड वर्ड की लॉर्ड की जरूरत नहीं है। चलिए, तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हार्डिंग। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है हार्डिंग। तो ब्रिटिश भारत में जो राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण कब हुआ? कलकत्ता से अगर हम बात करें दिल्ली स्थानांतरण कब हुआ? 1911 में। वायसराय जो थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, है ना, इनके समय में किया गया था। और 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन भी हुआ, जो जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक की दरबार में घोषणा भी की गई। और इसी दरबार में भी क्या किया गया, बंगाल का विभाजन निरस्त कर दिया गया था। तो ये कुछ पॉइंट्स थे आप लोग के लिए। सो ये रही शायद आज की क्लास। 50 क्वेश्चन, हाँ जी 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें तो ये जो आपका एग्ज़ाम है ये थोड़ा सा टफेस्ट होने वाला है, क्योंकि पिछली बार ये जो री एग्ज़ाम हुआ है, मतलब घोषित किया गया है वो कैंसिल करके। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो थोड़ा सा प्रिपरेशन करने की और ज़रूरत है, क्योंकि इतना समय मिलने के बाद भी अगर हम अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमारी फॉल्ट है। तो हमें मौका नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वैसे भी आजकल देखते हैं कंपटीशन इतना हाई हो गया है, निगेटिव मार्किंग भी है। तो थोड़ा सा हमें ध्यान देने लायक है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, आप पढ़ाई करिए, कॉन्सेप्ट पढ़िए, अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ आप एक समय ऐसा बना लीजिए जब आप केवल प्रैक्टिस करें।
ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें, क्योंकि बार बार जब क्वेश्चन हमारे आंखों के सामने आते हैं ना तो ऑटोमेटिक हमें याद आ जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट के द्वारा अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। एंड मैं टेलीग्राम लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसकी जो भी पीडीएफ वगैरह होंगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा क्लास होंगी, अभी तो हमने पहले स्टार्टिंग हमने किया था आर के प्रैक्टिस के लिए, फिर हमने बीच में छोड़ दिया क्योंकि ये था कि महाकुंभ चल रहा है तो अभी कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी एग्जाम की। फिर अब लग रहा है कि आपका मई जून में कंफर्म है कि पेपर हो ही जाएगा, क्योंकि अब समय भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इस वजह से हमने स्टार्ट कर दिया है प्रैक्टिस सेट। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। आप सभी का, जो लोग इस चैनल से जुड़े हैं और जो लोग नहीं जुड़ रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू।